समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था और दिल दिमाग ने एक ही इशारा दिया कि हवेली जाकर ही शिरीन से डायरेक्ट बात कर लूं। आज मैं बहुत गुस्से में था क्योंकि शिरीन ने कल रात को जो किया था वो मेरी समझ से बिल्कुल परे था और अब मुझे हल्का हल्का सा समझ में आने लगा था कि माजरा आखिर क्या है और शिरीन की हकीकत क्या है। लेकिन मैं उसके मुंह से सारी बातें सुनना चाहता था जो भी अब मैं जान चुका था। बहरहाल मैं रेलवे स्टेशन से सीधा शिरीन के घर के लिए निकल गया और जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो मेरी आंखें चार हो गई क्योंकि अंदर हवेली में लाइट तो जल रही थी लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तकरीबन 4 से 5 लोग वहाँ पर मौजूद हैं, ऐसा बाहर से फील हो रहा था। उसके बाद मैं सीधे बिना आवाज़ किए अंदर चला गया। गेट से अंदर जाते ही हवेली के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और अंदर की बातें सुनने की कोशिश करने लगा। लेकिन पता नहीं अंदर तो ऐसी अरबी में बातें चल रही थी, ऐसी उर्दू के अल्फाज चल रहे थे जो मेरी समझ से बिल्कुल परे थे। हाँ, मुझे इतना ज़रूर समझ में आ रहा था कि शायद शिरीन को वो लोग चिल्ला रहे थे और किसी बात का मना भी कर रहे थे क्योंकि उनकी आवाज़ रौबदार थी और ऐसा लग रहा था कि शिरीन की वो वालदा हैं और वो उसे सीधे तरीके से समझाना चाह रही हैं। मेरा दिल तो चाहा कि मैं अंदर जाकर शिरीन से बात करूं लेकिन अभी जाना मुनासिब नहीं था। अगर उसके घर वाले होते अंदर और मुझे देख लेते तो इस तरह नौजवान लड़की के पास किसी मेरे जैसे मर्द का होना उन्हें गवारा बिल्कुल नहीं होता और मैं भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से वो किसी मुसीबत में पड़ जाए। बहरहाल उसके बाद थोड़ी ही देर बाद वो आवाज़ें आना बंद हो गई और अचानक सिसकियों की आवाज़ आने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हुआ क्या। बहरहाल मैंने हिम्मत की और दरवाज़ा हल्का सा खुला था तो उस दरार में से झांकने की कोशिश की कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। देखा तो शिरीन अकेली बैठी कुर्सी पर सिसकियां भर भर कर रो रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये रो क्यों रही है क्योंकि मैंने तो इसे कुछ नहीं कहा था। शायद इसके घरवालों ने कोई ऐसी बात कह दी है जिससे शिरीन का दिल दुख गया था और उसका रोना मुझसे देखा नहीं गया क्योंकि दिल ही दिल में मैं शिरीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगा था। जैसे ही मैंने उसे रोते हुए देखा मैं अनकंट्रोल हो गया और दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर चला गया। जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ शिरीन को सुनाई दी तो शिरीन चौंक कर दरवाजे की जानिब देखने लगी और मुझे देखकर वो हक्का बक्का रह गई और कहने लगी, फारूक आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, शिरीन मैं सब जान चुका हूँ और तुम्हारे घर वालों के बीच की बातें भी सुन चुका हूँ। शिरीन कहने लगी, आपने क्या सुना और आप क्या जान चुके हैं? तो वो कहने लगा कि तुम इंसान नहीं हो शिरीन, तुम कोई और ही मखलूक हो क्योंकि उनकी लैंग्वेज कोई अजीब सी ही लैंग्वेज थी और उसके अलावा तुम्हारी हवेली का गायब होना भी अब मेरे समझ में आ चुका है। ये कोई रहस्यमयी जादू है या फिर कोई तिलिस्म है, कोई रूहानी ताकत तुम्हारे पास मौजूद है कि रात को तो यह हवेली मुझे दिख जाती है लेकिन दिन में दिखाई नहीं देती। अब मुझे तुम साफ साफ ये बताओ कि आखिर तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? कहीं तुम मुझे किसी मकसद के लिए तो नहीं दोस्ती कर रही हो? कहीं तुम मेरे से कुछ काम तो नहीं चाहती हो शिरीन? शिरीन कहने लगी, तौबा फारूक, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हमें भला आपसे क्या काम है? हमें आपसे कोई गरज नहीं है बल्कि हमें आपसे दिली मोहब्बत है, दिली लगाव है। उसके मुंह से मोहब्बत के अल्फाज सुनकर मैं चौंक गया क्योंकि मैं तो ये जानता था कि वो मुझसे दोस्ती रखती है, मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकती क्योंकि वो कहाँ नफीस ज़ादी और मैं कहाँ फटीचर सा आशिक। मैंने कहा, क्या कहा तुमने? तो वो कहने लगी, हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना है और मैं ये भी जानती हूँ फारूक कि आप भी मुझसे दिल ही दिल मोहब्बत करने लगे हैं और आज जो घर में बखेड़ा हुआ है ना वो भी इसी वजह से हुआ है। मेरे घर वालों को सब कुछ मालूम पड़ गया है। और हाँ फारूक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ बल्कि मैं एक जिनजादी हूँ। जिनजादी का लफ्ज़ सुनते ही मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ये ज़रूर सोचा था कि ये कोई आम इंसान नहीं है, कोई तिलिस्म जानती है, लेकिन ये हरगिज़ नहीं सोचा था कि ये कोई जिनजादी निकल जाएगी। जैसे ही मैंने जिनजादी का लफ्ज़ सुना तो मैंने कहा, क्या कह रही हो शिरीन, तुम होश में तो हो? वो कहने लगी, हाँ फारूक मैं बिल्कुल होश में हूँ, मैं एक जिनजादी हूँ और अभी जिन लोगों को तुम सुन रहे थे वो सब हमारे ही कबाइल के लोग हैं। उनमें एक मेरी वालदा थी और 2 मेरी खालाजाद। और फारूक, आपने उनकी बातें सुनी होंगी तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा कि वो क्या कह रही थी। वो हमें आपसे ताल्लुकात ख़त्म करने के लिए कह रही थी। मैंने कहा, वो तो मैं समझ गया कि वो तुम्हें किसी चीज़ से मना कर रही थी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो तुम्हें मुझसे मिलने का मना कर रही हैं। लेकिन शिरीन, ऐसी क्या वजह आन पड़ी है जो मुझसे मिलने का मना कर रही हैं? तो शिरीन बोली, देखो फारूक, तुम हो आदमजाद और हम हैं जिनजाद। आग और मिट्टी का कभी मिलाप नहीं हो सकता, इसीलिए वो मुझे समझाने आई थी क्योंकि उन्हें ये पता चल गया था कि मैं तुमसे दिल दिल मोहब्बत करने लगी हूँ और तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। मेरी माँ जिन्नाती कबीले के सरदार की बीवी हैं और वो सब कुछ इल्म रखती हैं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। उन्हें मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा पता रहता है फारूक, इसीलिए वो जान गई कि मैं किसी से मोहब्बत करने लगी हूँ और उसे दिल ही दिल बहुत ज़्यादा चाहने लगी हूँ। इसीलिए वो मुझे समझाने आई थी कि ऐसी मोहब्बत से दूर रहना ही अच्छा है जिसमें दिल भी टूटे और मिलाप भी ना हो सके। फारूक, वो सही ही कहती हैं
कभी हम दोनों एक नहीं हो सकते, इसीलिए ऐसी मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं, ये फिजूल मोहब्बत है। मैंने कहा, शिरीन इसे फिजूल मोहब्बत कह के तुम मेरा दिल भी तोड़ रही हो और मेरी मोहब्बत की तौहीन भी कर रही हो। मैंने तुमसे किसी लालच या तुम्हें जानकर या तुम्हारी असलियत जानकर तुमसे मोहब्बत नहीं की है, बल्कि मुझे तो मोहब्बत हुई है और तुम्हें भी इसी तरह हुई है। ना मैंने ये जाना था कि तुम जिनज़ादी हो और तुम मुझे पैसे दे रही हो, इसलिए ऐसे मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की, बल्कि मेरी मोहब्बत तो पाक है। मैंने तुम्हें देखा कि तुमने मेरी कितनी केयर की, मेरा कितना ख्याल रखा, इस वजह से मैं तुमसे लगाव रखने लगा, और ये लगाव कब मोहब्बत में बदल गया ये तो मुझे भी नहीं पता था। और अब तुम इस मोड़ पर आकर जब मेरी मोहब्बत का मैंने बड़ी बेसब्री से इंतज़ार किया और इतनी हिम्मत करके मैंने इसका इजहार किया, तब तुम ये कह रही हो कि ये मोहब्बत फिजूल है। ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं नहीं चाहता कि इस मोड़ पर आकर मैं तुम्हें तन्हा छोड़कर जाऊं या तुम मुझे तन्हा छोड़कर जाओ, क्योंकि हमारी मोहब्बत पाक है। हमने एक दूसरे को जानकर पहचान कर मोहब्बत की है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में पहले से जानता था। मैंने तो तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हारे वजूद से और तुम्हारी इसी शख्सियत से जो मेरे सामने है। वो कहने लगी कि फ़ारूक, मैं मानती हूँ तुमने मुझे जानकर पहचान कर मोहब्बत की है, बल्कि तुम्हें तो मेरी असलियत के बारे में नहीं पता था, फिर भी तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे थे, और ऐसा ही हाल मेरा भी था। लेकिन मैं तुम्हारी सब कुछ चीज़ें जानती थी, बस फ़र्क ये था मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इससे इनकार नहीं है। लेकिन फ़ारूक, ऐसी मोहब्बत का क्या मकसद जो कभी एक ही ना हो पाए, जो कभी मिल ही नहीं पाए। तो मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे मिलना या तुमसे मिलाप करने को मोहब्बत नहीं कहता, बस तुम मेरे सामने हो, तुम मुझसे बात करते रहो, तुम मुझसे मिलते रहो, मैं इसी में खुश हूँ। मैं तुमसे कभी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा शिरीन, ना ही तुम्हें कभी मैं किसी चीज़ के लिए फोर्स करूँगा, ना ही कोई तुमसे फरमाइश रखूँगा, ना ही तुमसे कोई चीज़ मांगूंगा। बस तुम यहाँ रहो, तुम मेरी आंखों के सामने रहो, मुझे इतना ही काफ़ी है। मेरी बातें सुनकर शिरीन इमोशनल हो गई और वो रोने लगी और कहने लगी, फ़ारूक, मैं नहीं जानती कि आपकी बातें सच्ची हैं या झूठी, लेकिन जो भी आप कह रहे हैं उन्होंने मेरे दिल पर ऐसा असर किया है कि अब मैं ज़िंदगी छोड़ सकती हूँ, लेकिन आपको कभी नहीं छोड़ सकती। मैंने जैसे ही शिरीन के मुंह से ये बात सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया। ऐसा लगने लगा मेरे हाथ पैर ऑटोमेटिक काम करने लगे हैं और मैं जाकर शिरीन से गले लग गया। मेरी आंखों में भी आंसू थे और शिरीन भी सिसकियाँ ले लेकर रो रही थी। पता नहीं क्या था हम दोनों के दरमियान, जो हम दोनों को समझ में तो नहीं आ रहा था, पर अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये वक्त यहीं पर थम जाए और इसी तरह हम गले लगे रहें और एक दूसरे से बातें करते रहें। बहरहाल मैं शिरीन से थोड़ा सा अलग हुआ और मैंने उससे कहा कि तुमने खाना खाया या नहीं। तो वो कहने लगी, हमें खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं है फ़ारूक, हम तो ऐसे भी रह सकते हैं। सिर्फ आपकी वजह से ही हम ये लजीज़ पकवान बनाते थे और आपकी वजह से ही इन लजीज़ पकवान को यहाँ सजाया जाता था जिस तरह आज सजा हुआ है। लेकिन आज हम आपके साथ नहीं खाएंगे, आज हम आपको सिर्फ देखेंगे और आप हमारे सामने खाते रहिए। मुझे आज शिरीन की सारी सच्चाई मालूम पड़ चुकी थी और अब उस पर पहले से भी ज़्यादा भरोसा हो चुका था, क्योंकि वो जिनजात होने के बावजूद मुझसे मोहब्बत कर रही थी, अपने घर वालों के खिलाफ थी और उनको भी एक तरफ रखकर मुझसे मोहब्बत किए जा रही थी। मेरे दिल में उसकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर थी कि उसकी जिनजादी होने की जो सच्चाई मेरे सामने आई थी उसने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। मैंने उसके सामने ही बैठकर खाना खाया। वो मुझे दीवानगी की तरह तकती रही और मुझे देखती रही। उसके बाद खाना खाकर मैं और वो बिल्कुल क्लोज होकर बैठ गए और हम एक दूसरे से बातचीत करने लगे। मैंने उससे कहा, शिरीन, दिन में आने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तो वो कहने लगी कि दिन में हम नहीं आ सकते, हमें शाम ढलते ही इजाज़त मिलती है। हम दिन में आप जैसे इंसान की तरह नहीं घूम सकते फ़ारूक, इसीलिए मैंने उस दिन आपको मना किया था कि आप यहाँ ना रुकें, क्योंकि दिन में हमारा ये तिलिस्म सारा ख़त्म हो जाता है और आप हमारी सच्चाई जान जाते। इसलिए हमने उस दिन आपको मना किया था, लेकिन आप माने नहीं और आपकी बात हम टाल नहीं सकते थे, इसीलिए हमने आपको रुकने से मना भी नहीं किया। मैंने कहा, शिरीन, आप अगर मुझे उसी दिन बता देती तो शायद इतनी गलतफहमी मेरे दिल में ना होती और मैं इतना जलता भुनता नहीं। तो शिरीन कहने लगी, जो जला नहीं उसने मोहब्बत क्या की फ़ारूक, इसीलिए आशिक का काम ही होता है जलना। मैंने उसकी बात पर हल्की सी मुस्कुराहट दी और उससे फिर से गले लगा लिया। तो वो कहने लगी, फ़ारूक, क्या बात है, आप तो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिएगा, ऐसा ना कीजिएगा कि आपके घर में हमारी वजह से कोई नाइत्तफाकी पैदा हो जाए या आपके घर में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। मैंने उससे साफ तौर पर कह दिया कि मेरी अपनी बीवी से बन ही नहीं रही है, उससे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होगी। शिरीन, तुम नहीं जानती, वो इतनी मतलबी, खुदगर्ज और लालची औरत है कि उसे सिर्फ पैसों से मतलब है, ना मुझसे ना बच्चों से। तो शिरीन कहने लगी, ये तो बड़ी बुरी बात है, लेकिन फ़ारूक, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरी वजह से उसके बारे में ऐसा कह रहे हैं? ऐसा कभी भी मत करिएगा। मुझे आपकी शादी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बीवी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ रहें या यहाँ रहें, मेरे दिल में आप हमेशा रहेंगे, चाहे हम दूर रहें या पास रहें।
मैंने उसके होठों पर हाथ रखते हुए कहा, दूर जाने की बात ना किया करो, अभी तो हम मिले हैं, अभी तो हमने ज़िंदगी के उन रौनकों को देखा ही नहीं और तुम दूर जाने की बात करती हो। ऐसी बात कभी ना किया करो, हमें दूर नहीं जाना है। तो वो कहने लगी, वाकई आप इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे कि आप दूर नहीं जाना चाहते? मैंने कहा, हाँ, तुम जो कहो वो मानने को मैं तैयार हूँ, तुम जहाँ ले जाओ वहाँ जाने को तैयार हूँ। तो उसने एकदम से सवाल कर दिया कि क्या आप हमारी दुनिया में चलेंगे हमारे साथ? थोड़ी देर के लिए मेरे तो लब ही खामोश हो गए और वहाँ पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। अचानक ही मुझे मेरे बच्चों और बीवी का ख्याल आया, तो वो ज़ोर से खिलखिलाकर हंसी और कहने लगी, फारूक, फिक्र ना कीजिए, हम आपको ज़बरदस्ती नहीं ले जाएंगे, ना ही हम आपको किडनैप करेंगे। हम तो आपसे ऐसे ही मजाकतन पूछ रहे थे कि आप हमारी दुनिया में जाना पसंद करेंगे या नहीं। मैंने कहा, देखो, मैं तुम्हें साफ तौर पर बता दूं कि मैं तुम्हें यहीं पर अपने पास देखना चाहता हूं, वहाँ क्या पता हमारी मोहब्बत को कबूल किया जाए या ना किया जाए। शिरीन कहने लगी, ये बात तो सही है, अगर मेरे वालिद को ये बात मालूम हो गई होगी तो शायद मुझ पर बहुत सख्तियाँ भी हो जाएं फारूक, और हमारा मिलना जुलना कम भी हो जाए। मैंने कहा, ऐसा बिल्कुल मत कहो, हम मिले जुले बगैर नहीं रह सकते और हम तुम्हारे बगैर तो बिल्कुल नहीं रह सकते शिरीन। अगर तुम एक दिन ना मिलो तो बेचैनी सी होने लगती है। आज तुम रेलवे स्टेशन पर नहीं दिखी तो मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, फिर मैं यहाँ आया और मैंने सारा मामला देख लिया। अब तुम बताओ हमें करना क्या है? तो वो कहने लगी, सबसे पहले तो फारूक, आप अपनी हालत को सुधारें, और आपको मैंने कहा था कि आप गाड़ी खरीद लें तो आपने वो भी नहीं खरीदी। कल सबसे पहले जाकर एक कार लें और कार से ही रात को हम मिला करेंगे और घूमा करेंगे, ताकि हम लोग आपस में बात भी कर सकें और घूम फिर भी सकें। मैंने कहा, ठीक है शिरीन, तुम जैसा कहो, तुम्हारा हुक्म सर आँखों पर। तो वो हंसने लगी और कहने लगी, आप मुझे ऐसा फील ना कराएं कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा अजीम या बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ऊंची शख्सियत हूँ। आपने मुझसे मोहब्बत की है तो मोहब्बत की तरह रहिए, आप कोई मेरे गुलाम नहीं हैं जो आप हुक्म माने, जैसा आपको लगे वैसा रहिए। मैंने कहा, ठीक है मोहतरमा, जैसा आप कहो। बहरहाल बात करते करते सुबह के 5 बज गए और शिरीन की आगोश में मुझे वक्त का पता ही नहीं चलता था कि शिरीन मुझसे बातें करते रहे और वक्त गुजरता रहे। ऐसे करके सुबह के 5 बज गए थे और अब मेरे घर जाने का वक्त हो गया था। जाते वक्त शिरीन की आंखों में आंसू थे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद शिरीन अभी भी मुझसे कुछ छुपा रही है, बट समझ नहीं आ रहा था कि क्या छुपा रही है। बहरहाल जाते वक्त उसने मुझे आज दोनों टाइम से ज़्यादा पैसे दिए। आज करीब 3-4 बंडल थे नोटों के, जो मैं देख रहा था अपने हाथों में। उसने दिए और कहा कि कल जाकर कार आप बुक कर दीजिए, इतने पैसों में आपकी एक कार तो आ ही जाएगी। मैंने कहा, शिरीन, तुम्हारे ये एहसान क्या पता मैं कभी ज़िंदगी में चुका पाऊंगा या नहीं। तो वो कहने लगी, मोहब्बत में एहसान नहीं होते, मोहब्बत में ख्याल रखा जाता है, और मैं सिर्फ आपका ख्याल रख रही हूँ, और मैं भी तो उस गाड़ी में घूमूंगी, आपको किराया थोड़ी ना दूंगी उसके बाद। मैंने कहा, आपसे किराया लेकर कोई हमें हमारी मोहब्बत की तौहीन थोड़ी ना करना है। और उसके बाद मैं अपने घर रवाना हो गया। घर जाते जाते भी शिरीन का ख्याल वहमो गुमान में था, शिरीन ही दिलो दिमाग में चल रही थी, लेकिन जाते वक्त जो उसके आंसू थे वो मुझे परेशान किए हुए थे। घर गया, घर जाकर खाना तो खाना नहीं था, क्योंकि शिरीन रोज़ ही खाना खिलाकर भेज देती थी। घर जाकर देखा तो बीवी आज भी पैसों को सीने से लगाए सो रही थी। उसे कोई फिक्र नहीं थी कि उसका शौहर कहाँ पर है। जाते ही मैंने कपड़े चेंज किए और बिस्तर पर लेट गया। नींद आने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन सोना भी ज़रूरी था, क्योंकि कल बहुत सारे काम निपटाना थे और कल मुझे जाकर कार भी बुक करना थी। इसीलिए मैंने अपनी आंखें बंद की और शिरीन के बारे में सोचने लगा। यकायक पता नहीं कब मेरी नींद लग गई और ख्वाब मैंने ऐसा देखा कि ख्वाब में शिरीन और मैं एक बगीचे में बैठे हुए हैं, पास में नहर बह रही है और लग ही नहीं रहा था कि वो इस दुनिया का मंजर है। लेकिन मैंने जब शिरीन को देखा तो शिरीन बहुत गमगीन थी और वो रोए जा रही थी। वजह तो पता नहीं थी, क्योंकि सपना था और सपने तो सपने की तरह ही होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये सपना शायद हकीकत होने वाला है। उसके बाद जैसे ही मैंने उसे चुप कराया और उससे पूछा तो वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके होंठ सी दिए हैं और वो खामोश मुझे इशारों में समझाई जा रही थी, और मैं घबरा रहा था और घबराहट में ही मेरी नींद खुल गई। जब नींद खुली तो देखा सुबह के 11:15 बज रहे थे। मैं फटाफट उठा, नहाने गया, तैयार हुआ और अपने मिशन के लिए निकल गया। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं, या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।